नमस्कार। बटनेर हिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड 2024 इतिहास विषय के लिए अपना जो ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है उसमें अपने विश्व इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक पुनर्जागरण अपने शुरू भी कर चुके हैं और एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। उस क्लास में अपने देख लिया था कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी और पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसका परिचय क्या है, ये सारी सामान्य बातें अपने कर चुके हैं। और उसके बाद अब अगला अपना जो बिंदु होगा वो है पुनर्जागरण के कारण। हालांकि आपको ज्यादा समझ में आए इसके लिए मैं कुछ मैप भी लेके आया हूं। आप देख रहे हैं, ये मैप मैं लेके आया हूं जिसमें अपने सारा समझेंगे कि पुनर्जागरण के वो कौन कौन से कारण बने जिसने यूरोप के इतिहास को मध्यकाल से निकाल के आधुनिक काल में डाला। यानी पुनर्जागरण मध्यकाल और आधुनिक काल इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। और उस पुल में क्या क्या अंदर निहित है उसके, वो बात करेंगे कौन कौन से कारण बने। हालांकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको मैप के जरिए मैं बता दूं, पुनर्जागरण को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, अपने लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो चिंता नहीं करें। सबसे पहले तो ये जो आप मैप देख रहे हो, हालांकि ये विभिन्न राज्यों का मैप है। 1400 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक यूरोप के जो राज्य है उनका ये मैप है। लेकिन इसमें अपने देखेंगे कि पुनर्जागरण से संबंधित इसमें अपने को क्या सहायता मिल सकती है। तो देखो, ये कुछ नाम दिए हुए, जैसे ग्रीन कलर का स्पेनिश है, उसके बाद रेड कलर का ये ब्रिटिश आ गया, ये है। लेकिन पुनर्जागरण से अपने को क्या मतलब है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुनर्जागरण से पहले रोमन साम्राज्य की क्या स्थिति थी वो अपनी बात करते हैं। ठीक, चलिए। अब इसमें आप देख पा रहे हो ये एक नगर है, रोम नगर। अपने जब पूरा रोमन साम्राज्य, ये अपना टॉपिक ही क्या है, ये में द क्रूसेड्स 1096 से 1204 ईस्वी तक जो क्रूसेड हुए, धर्म युद्ध हुए, जिन्हें अपने पुनर्जागरण का पहला कारण मानते हैं, ये उससे संबंधित मैप है। इसमें आप देखो ये रोम है, ठीक, ये है रोम। और उस टाइम में, अपने प्रारंभिक टाइम में, ये इस रोम की पूरी सीमा थी। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या था, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। ठीक है। उसके बाद कल अपने बात की थी कि इस रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया, और जब विभाजन हुआ तो एक बन गया पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक बन गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। यानी लगभग ये दोनों के बीच में एक सीमा मान ली गई। इधर वाला ये जो भाग है ये है पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। और ये क्या बन गया, ये था आपका पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। यहां तक अपने बात कर चुके थे। इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और वही पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, कांस्टेंटाइनोपल। ठीक है, ये कुस्तुनतुनिया थी जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। यहां तक अपने देख चुके थे। ठीक, अब आगे इस मैप में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये क्रिश्चियन लैंड्स, यानी ये जितनी भी भूमि है ये इस प्रकार की भूमि, फिर यहां से इसे मोड़ के, और ये पूरी की पूरी क्रिश्चियन भूमि। और इसी के पास में प्रारंभ में अरबों का शासन था। किनका शासन था, अरबों का शासन था। ठीक, अच्छा, ये जो आप देख रहे हो येलो कलर में, ये सारा का सारा मुस्लिम साम्राज्य है। ठीक है, ये जो जेरूसलम है ना, ये क्रूसेड के द्वारा जो प्राप्त हुई, ये यहां जेरूसलम है। और इस समय ये किसके पास है, ईसाइयों के पास। ठीक है, अच्छा, मैप अपने ये साथ में चलते जाएंगे।
मैं कुछ आपको पहले इसके बारे में बता भी देता हूं। चलिए, पुनर्जागरण अपना टॉपिक है, पुनर्जागरण, और ये पुनर्जागरण की सेकंड क्लास है। ठीक है, ओके। अपने को क्या देखने हैं, पुनर्जागरण के क्या कारण, एक एक कारण की अपने बात करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो अपना कारण है वो है क्रूसेड। पहला कारण क्या है, क्रूसेड। और क्रूसेड यानी धर्म युद्ध। जब दो धर्मों के बीच में कोई युद्ध लड़ा जाता है उसे कहा जाता है क्रूसेड या धर्म युद्ध। जैसे मुसलमानों ने अपने युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, उसी प्रकार से ईसाई और मुस्लिम इन दोनों धर्मों के बीच में जेरूसलम को लेके जो युद्ध हुए उन्हें कहा गया क्रूसेड या धर्म युद्ध। कब से शुरू हुआ, लगभग मान के चलते हैं कि 1096 ईस्वी से ये शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, 1096 से लेके, और प्रारंभ में 1204 ईस्वी तक ये लड़ा गया। ठीक है, हालांकि अंतिम जो धर्म युद्ध है वो लड़ा गया, अंतिम धर्म युद्ध ये 1453 ईस्वी में लड़ा गया। और इस समय क्या हुआ कि इस युद्ध में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, वो मारा गया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया मुसलमानों का। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मारा गया, ठीक है, और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार मुसलमानों का हो गया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। अच्छा, एक चीज और, किसका हो गया, मुसलमानों का, या मैं यहां इस्लाम लिख रहा हूं, इस्लाम का अधिकार हो गया। अच्छा, ये क्रूसेड क्यों लड़ा गया, तो आप ध्यान रखना, ये क्रूसेड जेरूसलम को लेकर लड़ा गया, जेरूसलम। तो पहला कारण क्या था, क्रूसेड या धर्म युद्ध। अब इसको थोड़ा सा अपने मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए, 1096 से लेके और 1204 ईस्वी तक जो युद्ध लड़े गए, धर्म युद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच में लड़े गए, उनको क्या कहा गया, क्रूसेड। ठीक है, ये इस धर्म युद्ध से पहले ये जो आप कलर देख रहे हो पूरा का पूरा, ये कलर, ये पूरा का पूरा ईसाई धर्म या कह सकते हैं ईसाई अनुयायियों के पास था, ये ईसाई राज्य थे। अच्छा, ये जो आप येलो कलर वाला देख रहे हो सारा का सारा, ये किसका है, ये इस्लाम के अनुयायियों के लिए या कह सकते हैं मुसलमानों का ये राज्य है। ठीक है, तीसरा, किंगडम एस्टैब्लिश्ड बाय द क्रूसेड। क्रूसेड में जिन लोगों ने भाग लिया उनके द्वारा जिन राज्यों की स्थापना की गई, उन राज्यों के लिए ये कलर है। और यहां थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, ये इतना जो क्षेत्र है, ये इतना जो क्षेत्र है जिसमें जेरूसलम भी शामिल है, इसको अलग से इसमें लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, तो देखो, धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए इस पूरे ईसाई साम्राज्य से अनेक राजा आए, अनेक सामंत आए, अपनी अपनी सेनाएं लेके आए थे कि हम किसी भी हालत में इस जेरूसलम पर अधिकार नहीं होने देंगे। ये ईसाई अनुयायियों की मंशा थी। तो जितने भी अपनी अपनी सेना लेके आए, ये जो आप लाइनें देख रहे हो, ये सारा वो रूट है कि कहां से कौन अपनी सेना लेके आया, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो पूरा क्षेत्र है फ्रांस का, फ्रांस से भी सेना गई। अब फ्रांस से जो सेना गई वो ऐसे करके गई थी, मार्सिले से होके, उसके बाद सार्डिनिया, सिसिली, और यहां से होके जेरूसलम पहुंची है। इसी प्रकार से आप वेनिस से एक नई सेना देख सकते हो, इसी प्रकार से इटली से देख सकते हो। तो ये जितनी भी लाइनें हैं जो आपको पीपीटी में मिलेगी, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये सारी वो लाइनें हैं जो इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर सुरक्षा के लिए आ गई, और आने के बाद इन्होंने अपने प्रारंभिक समय में, या कह सकते हैं कि जब धर्म युद्ध का प्रारंभ ही हुआ था, उस समय इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जिसमें क्या क्या शामिल था, एडेसा, उसमें एंटियोक, इसी में त्रिपोली,
इसी में एक्रे और इसी में जेरूसलम, इसी में साइप्रस। ये जो स्थान है या ये जो बस्तियां हैं, ये जो नगर है, वो उन लोगों के पास था जिन्होंने इस धर्म युद्ध में भाग लिया था। तो यहां पर एक नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है। अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान क्रूसेड से संबंधित है या नहीं है, ये इतना ही है स्पेशली, आप कहीं भी देख सकते हो। ये पूरा कलर ही कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? इस इतने क्षेत्र में ये आपको कलर मिलेगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जेरूसलम की सुरक्षा के लिए ईसाई देशों से विभिन्न राजा, विभिन्न सामंत अपनी अपनी सेना लेके इस जगह पहुंचे थे और यहाँ पर एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि सेना की बस्तियां स्थापित हो गई थी। उन्हीं नगरों को पुनर्जागरण से संबंधित माना गया। मैं एक एक बता दूं, एडेसा, एंटियोक, त्रिपोली, एक्रे, जेरूसलम। जेरूसलम तो खैर यहाँ था। इसी जेरूसलम की रक्षा के लिए ये इतना का इतना क्षेत्र ईसाई राज्यों के द्वारा, जिन्होंने धर्म युद्ध में भाग लिया था, उनके द्वारा कब्जा किया गया। और ये कैसे कब्जा किया गया? यहां तक कब्जा कर लिया। अब पूरा का पूरा ये साम्राज्य किसका है? मुसलमानों का है। तो मुसलमान इस यूरोप की ओर न बढ़े, इसलिए एडेसा, एंटियोक, त्रिपोली, एक्रे और जेरूसलम, यहां पर विभिन्न राजाओं के द्वारा अपनी सेनाएं लाई गई। ठीक है। और ये घटना कब की है? 1096 से लेके 1204। ठीक। अब आगे क्या हुआ? प्रथम क्रूसेड जो हुआ था 1096 से 1099, उस समय की सेना कौन सी है? तो ध्यान रखना, मुख्यतः यहां से ये आपका फ्रांस, स्विट्जरलैंड का भाग है मुख्य रूप से। ठीक है। इटली यहां आ गई। तो स्विट्जरलैंड से, वेनिस से, जिनोवा आपके इटली में है, रोम, यहां से जो सेनाएं आई थी, एक सेना लग्जमबर्ग यहां से आई थी और ये सारी सेनाएं पहुंची थी। उसके बाद सेकंड क्रूसेड में ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, मेज से सेना चली थी। इसी प्रकार से थर्ड क्रूसेड में आप देख सकते हो, यहाँ फ्रांस से भी सेना आएगी, यहाँ उसके बाद ये आगे चलते चलते यहां तक सेना पहुंची। तो इस मैप में पूरा का पूरा आपका वो चीजें दी हुई है कि किस प्रकार ईसाइयों ने इस्लाम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी सेनाएं कहाँ भेजी और वहां किन बस्तियों का निर्माण हुआ, या वहां पर कौन कौन सी बस्तियां हैं जो धर्म युद्ध से संबंधित है। ठीक है। तो यहां तक अपनी पढ़ चुके हैं। ठीक। अब आगे क्या हुआ? अच्छा, 1096 से प्रथम क्रूसेड शुरू होता है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले मैं मैप को थोड़ा सा छोटा कर, उससे पहले क्या हुआ? 1095 ईस्वी में पोप ने एक सभा बुलाई। किसने बुलाई? पोप ने सभा बुलाई और इस सभा में समस्त ईसाई राजाओं को इस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाया गया और बकायदा पोप के द्वारा, चर्च के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इन सेनाओं को, इन सेनापतियों को, इन राजाओं को आशीर्वाद दिया गया जीत होने का। ठीक है। और इस पूरे काल में कुल 8 धर्म युद्ध लड़े गए। ठीक है। अब मैं चलता हूं पहले पेज पे, और ये जो मैप वाला जो पेज है अपना, इसको मैं साथ में ले जाता हूं 1 नंबर, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पहला जो कारण लिखा 1096 से 1204, अंतिम धर्म युद्ध 1453, और इसमें कुल कितने युद्ध लड़े गए? कुल 8 धर्म युद्ध लड़े गए। तो पुनर्जागरण का जो पहला कारण था वो क्या था? क्रूसेड, धर्म युद्ध, जिसके माध्यम से कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जेरूसलम पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। उसी को मुक्त कराने के लिए ईसाई धर्म के द्वारा या ईसाई अनुयायियों के द्वारा धर्म युद्ध लड़े गए। अब इन धर्म युद्ध में हुआ क्या? इस्लाम की विजय हो गई। इस धर्म युद्ध में क्या हुआ? इस्लाम की विजय। और ये जो इस्लाम की विजय है ना, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। क्यों? ईसाइयों की हार के अनेक कारण थे, उन कारणों पे अपनी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रभाव क्या पड़ा उस पर सबसे पहले जरूर चर्चा की जाएगी। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? अब मैं इसकी क्रूसेड की प्रभाव की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि अपने तो क्रूसेड का प्रभाव देखना है ना।
जिसने पुनर्जागरण में अपना महान योगदान दिया। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं क्रूसेड के प्रभाव, क्रूसेड के प्रभाव। ठीक, पहला प्रभाव क्या पड़ा? पोप व चर्च की प्रतिष्ठा में गिरावट आई। चर्च की प्रतिष्ठा में गिरावट। देखो, अपने मध्यकाल की बात करके आए थे। मध्यकाल में ये अपने देखा था कि ईसाई जो जनता है उस जनता पर चर्च और पोप का पूरा प्रभाव था, और चर्च के द्वारा जो जीवन शैली निर्धारित कर दी जाती थी ईसाई उसी पर चलते थे। अब चर्च ने तो यहाँ आशीर्वाद भी दिया था जीतने का, लेकिन यहाँ हार हो गई। तो जनमानस के मन में क्या आया कि जो चर्च के प्रतिनिधि खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, खुद को ईश्वर मानते हैं, खुद अपनी जीवन शैली, आम लोगों की जीवन शैली निर्धारित करते हैं, इसका मतलब यह है कि इनका आशीर्वाद तो काम नहीं किया। आशीर्वाद काम नहीं किया, इसका मतलब लोगों के मन में स्वतंत्र चिंतन की भावना आई, प्रतिष्ठा में गिरावट आई। और जैसे ही प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, लोग इस चर्च से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, इसके द्वारा जो कठोर जीवन शैली थी उससे मुक्त होने का प्रयास करेंगे, और ईसाई जनता में स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास होगा। स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा? स्वतंत्र चिंतन का विकास। और पुनर्जागरण में अपने यही चीज तो देखी थी कि पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या है? स्वतंत्र चिंतन, जो मध्यकाल में नहीं था और प्राचीन काल में था, अब फिर से लौट आए। और जैसे ही लौट आएगा, यहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी विशेषता या दूसरा प्रभाव, पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों के साथ संपर्क। पूर्वी देशों के साथ संपर्क स्थापित। मेरे हिसाब से मैं संपर्क शब्द है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता हूं, चलो कोई बात नहीं। इस पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का। ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी देश है। इन दोनों के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान होगा। ठीक, आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तकनीकी का आदान प्रदान होगा, वैज्ञानिक आदान प्रदान होगा, स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास होगा। क्योंकि पूर्वी देशों के पास भी तो ज्ञान का अथाह भंडार है। जब अथाह भंडार है तो इस अथाह भंडार से पश्चिमी देश शिक्षा लेंगे, और इससे क्या होगा? इससे जो अब तक चर्च की प्रतिष्ठा थी, चर्च का जो प्रभाव था वो कम हो जाएगा, और यूरोप का अपने कह सकते हैं एक प्रकार से बौद्धिक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपर्क स्थापित होगा, और इससे क्या होगा? यूरोप में बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूरोप में बौद्धिक विकास। तो दूसरा प्रभाव ये पड़ा। तीसरा, अपने बात की थी यूरोप में एक चर्च एक सामंतवाद, ये दोनों ही प्रभावशाली थे, और आम जनजीवन इनके बीच में घुटता था। अब इस क्रूसेड के कारण चर्च का तो काम हो गया, सामंतों का भी नुकसान। कैसे? इस युद्ध में जब सामंतों ने भाग लिया पोप के आह्वान पर, पोप ने पुकारा, सामंत चले गए। यहां 8 धर्म युद्ध जब लड़े गए, इनमें सामंतों की शक्ति कमजोर हो गई, और अब तक लोगों के मन में जो सामंतवादी व्यवस्था का डर था वो डर समाप्त हो गया। तो तीसरा प्रभाव क्या पड़ा? सामंतों की शक्ति कमजोर। सामंतों की शक्ति कमजोर। सामंतों की शक्ति कमजोर होगी, इसका मतलब यूरोप में
जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो सामंतवादी व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कारण था वो था आपका क्रूसेड। क्रूसेड कैसे लड़ा गया, कितने क्रूसेड हुए, इस क्रूसेड का परिणाम क्या निकला, प्रभाव से पुनर्जागरण में कैसे सहायता मिली। ठीक है, तो ये था पहला प्रभाव। अब दूसरा क्या है, चलिए यहां लिख लेते हैं कारण नंबर 2। और दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें, ये दूसरा कारण है और ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि पुनर्जागरण का प्रारंभ इसी घटना से माना जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां से भौगोलिक खोजों से क्या परिणाम निकला, पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इसी घटना से माना जाता है। और मैं इसके लिए भी एक आपके लिए बड़ी शानदार चीज लेके आया हूं मैप के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये भौगोलिक खोजें यानी पूरा का पूरा जो यूरोपीय महाद्वीप था उसका पूर्वी देशों के पास, वो पश्चिमी देश है, अपने जो पूरा का पूरा पूर्वी क्षेत्र है, इनके बीच में भौगोलिक खोजें कैसे हुई सुनो। ये है कुस्तुनतुनिया, इसका पतन हो गया और अब मुसलमानों ने इस पूरे क्षेत्र में अधिकार कर लिया। जबकि क्रूसेड से पहले क्या था, इससे भारत हो गया, पर्शिया हो गया, तिब्बत, चाइना या ये पूर्व के जितने भी मलाया द्वीप समूह है, जावा है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, इन सारे के सारे पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक मार्ग था, जो व्यापारिक मार्ग था, एक मिनट ये देखो आप, मार्ग व्यापारिक मार्ग कौन सा था, तो अगर समुद्र से जाते थे तो वो ऐसे होके और यहां से और यहां से आगे चले जाते थे यूरोप में, यहां से यूरोप में। अब चाहे इधर चाइना साइड से आया हो कोई, चाहे भारतीय साइड से आया हो, चाहे श्रीलंका से, किसी भी साइड से आया हो, यूरोप में जाने का ये जो रास्ता था ये था स्थल मार्ग का रास्ता। और पूरे के पूरे प्राचीन और मध्यकाल में पूर्व और पश्चिमी देशों के बीच में व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान या आने जाने का एकमात्र जो स्थान था वो यही था। अब इस बात को याद रखना, मैं पिछले मैप पे आपको लेके जाता हूं। ठीक है, ये देखो, अब वो सारा का सारा क्षेत्र ये, इसको अपने पढ़ा था कि भारत से ऐसे होके और ये समुद्री मार्ग यहां से ओटोमन साम्राज्य चले जाते थे और ओटोमन साम्राज्य से कुस्तुनतुनिया इस पूरे क्षेत्र से चले जाते थे यूरोप में। ठीक है, ये पूरा पूरा, लेकिन कुस्तुनतुनिया के पतन से इस पूरे क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, मुसलमानों का। ठीक, और इनमें जो धार्मिक कट्टरता की भावना थी वो बहुत ज्यादा थी। ये ईसाइयों पर अत्याचार करते थे, वहां की जनता पर भी अत्याचार करते थे और तो और ये व्यापारियों पर भी अत्याचार करते थे। जब व्यापारियों ने अपने आने जाने का मार्ग असुरक्षित देखा तो पश्चिमी देशों के व्यापारियों को जरूरत पड़ी कि भारत के लिए या पूर्वी देशों के लिए एक नवीन व्यापारिक मार्ग खोजा जाए। ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र असुरक्षित है। तब क्या हुआ, ये जो आप देश देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो देश है ये है स्पेन। ये कौन सा है, स्पेन। और इसी स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश और है, ये देश कौन सा है, ये है पुर्तगाल।
ये जो व्यापारिक खोजें अपने पढ़ते हैं, इनमें सबसे पहला जो कार्य नवीन व्यापारिक मार्ग खोजने का कार्य शुरू किया था वो स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने किया था। और उनको वहां के राजा के द्वारा सुरक्षा भी दी जाती थी और सहायता भी दी जाती थी, जहाजों की सहायता, कुछ सैन्य सहायता भी दे देते थे, और इनको भेज दिया जाता था नवीन व्यापारिक मार्ग खोजने के लिए। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, सबसे पहले मैं बात करूं, एक व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियाज। सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक व्यापारी था, जिसने, अब इस पेज को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, चलिए ले जाते हैं क्योंकि टाइम चाहे थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, अपना कोई इश्यू नहीं है, लेकिन चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए, भौगोलिक खोजें। ठीक है, यहाँ अब इसमें मैं यहां लिख रहा हूं स्पेन व पुर्तगाल। सबसे पहले इन्हीं देशों के नाविकों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक मार्ग खोजा। पूर्वी देशों के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज, व्यापारिक मार्ग की खोज। ठीक है, अब इसी कड़ी में अपने कुछ लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, एक व्यक्ति था 1487, ठीक है, 1487, 1487 ईस्वी। व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। और इसने भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए चला था, व्यापारिक मार्ग। ठीक, तो बार्थोलोम्यू डियाज चला तो था भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए, और इसी सिलसिले में ये कहां पहुंच जाता है, ये आ जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। अब ये क्या बना है, इसको थोड़ा सा मैं आपको मैप पर ले जाता हूं। ठीक, ये जो आप चित्र देख रहे हो, इसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, आशा की किरण। इसको आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आशा अंतरिक्ष। यानी इनको एक आशा हो गई थी कि अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार हो सकता है, आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है आशा की किरण, आशा की किरण। ठीक है, आशा की किरण, इस पूरे चित्र को कहा जाता है। क्योंकि देखो, यहां स्पेन से बंदा चलेगा, वो चलते चलते तटीय क्षेत्रों से होते होते यहां तक आ गया, ये अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका। और यहां से आगे भारत के लिए इसने आना था, लेकिन ये यहां तक ही आ पाया, और इसने केप ऑफ गुड होप नामक स्थान की खोज कर ली नवीन व्यापारिक मार्ग के उद्देश्य से। तो पहला व्यक्ति कौन था, बार्थोलोम्यू डियाज, जो भारत के लिए लगभग आधा मार्ग खोज चुका था। और अगर इसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसको दिक्कत कहां से आएगी, केप ऑफ गुड होप से लेके और भारत आने में उसको दिक्कत आएगी। ठीक, अब आगे क्या हुआ, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं 1492 92 1492, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। ठीक, और कोलंबस ने अपनी जो यात्रा है वो शुरू की भारत आने के लिए। कहाँ आना था इसको भारत आना था, लेकिन ये गलती से भारत नहीं आया, बल्कि ये चला गया अमेरिका। कैसे चला गया, आ जाओ वापिस मेरे पर। ठीक, ये जो आप मार्ग देख रहे हो यहां पर लिखा हुआ है कोलंबस 1492। ठीक है, यहां से चला था स्पेन से, और ये ऐसे चलता 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 चलता
और ये क्यूबा तक आ गया। क्यूबा कहाँ है? ये रहा क्यूबा, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। यानी उत्तरी अमेरिका तक पहुंचने का काम किसने किया? कोलंबस ने। और यहां से फिर कुछ समय रह के ये वापस चला जाता। ठीक, ये कोलंबस का है। अब कोलंबस अमेरिका चला गया। अमेरिकी क्रांति में कोलंबस को अपने विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि स्पेन से इंडिया आने के लिए, भारत आने के लिए कोलंबस चला था, लेकिन ये चलते चलते आगे कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। और वहां के लोगों को जब इसने देखा, वो लाल लाल से चेहरे थे उनके, अपने भारत में तो वो नहीं थे, भारत में काले काले चेहरे थे। तो लाल लाल चेहरों को देखकर इसने कहा था कि ये इंडियंस है, लेकिन ये रेड है, इसीलिए कोलंबस ने अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो एक नवीन महाद्वीप की खोज कर ली। ठीक, तीसरा जो व्यक्ति है वो है वास्को डी गामा। तीसरा व्यक्ति वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अब ये चला था पुर्तगाल से, कोलंबस स्पेन से चला था, ये पुर्तगाल से चला था। और वास्को डी गामा का रूट कहां से है? तो ये देखो आप, ये ऐसे घूमता घूमता केप ऑफ गुड होप आ गया, यहां से ये चलते चलते, और ये लोग केरल, केरल का कालीकट द्वीप, सॉरी कालीकट, केरल का एक राज्य था कालीकट, वहां का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, और वास्को डी गामा ने भी अपने साथ जो बहुमूल्य कुछ भेंट लेके आया था वो जमोरिन को दी थी, और पुर्तगाल के लिए व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। तो पुर्तगाल से चल के भारत आने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। ये कहाँ आया था? ये भारत आया था, और भारत के किस स्थान पर उतरा था? तो एक स्थान है कालीकट। कहाँ है? केरल में। और शासक का नाम था जमोरिन। ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। इसके बाद एक व्यक्ति की और अपनी बात करेंगे। इसके बाद तो देखो भारत, ये एक और भी आया था, बारबल, ये भी आया था, लेकिन अपने उसकी बात नहीं करेंगे। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ये रहा मैगलोन। 1520 में ये स्पेन से चला था, और ये जहाज लेके से घूमता घूमता यहां तक चला गया, और उसके बाद घूमता रहा। तो कहा जाता है कि जहाज से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलोन था। या लिख देता हूं, पांचों अपने क्या पढ़ेंगे? मैगलोन। तो इसका क्या योगदान है? तो लगभग 1500 ईस्वी में ये चला था, और जहाज के माध्यम से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये है भौगोलिक खोजें, और भौगोलिक खोजों का पुनर्जागरण में भी महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि इन भौगोलिक खोजों से या नवीन व्यापारिक मार्गों की खोजों से यूरोप के साथ एशिया का व्यापार वापिस से चल पड़ता है, और वैचारिक आदान प्रदान भी होंगे। जहां व्यापारिक आदान प्रदान होगा वहां वैचारिक आदान प्रदान होंगे, और यूरोप के लोगों में स्वतंत्र चिंतन की भावना विकसित हुई। ठीक है, तो इस घटना से पुनर्जागरण इसी वजह से माना जाता है। इस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए उसके बाद अपने चलते हैं तीसरा प्रमुख कारण। इसके बाद तीसरा कारण, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए अब चलते हैं अपने आगे का जो तीसरा मुख्य बिंदु, 3 नंबर। और 3 नंबर क्या है? छापे खाने का आविष्कार।
छापे खाने का आविष्कार। ठीक है, छापे खाने का आविष्कार, या इसी को कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। इसी को दूसरा नाम क्या है इसका, प्रिंटिंग प्रेस। देखो, अगर मैं बात करूं यूरोप में, पुनर्जागरण से पहले या मध्यकाल में, जब तक इस छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना नहीं होगी, तब तक यूरोप में लेखन का जो कार्य था वो चर्म पत्रों पर किया जाता था। चर्म पत्र यूरोप में किससे किया जाता था, लेखन का कार्य होता था चर्म पत्रों पर। नाम में आपको पता चल ही रहा है, चर्म यानी चमड़ी। तो पता नहीं कैसे बनाते थे, एक कागज के रूप में उसको शेप दे दी जाती थी और उसी पर लेखन होता था। अच्छा, भारत में कैसे होता था? भारत में प्राचीन काल में लेखन कार्य है वो ताड़ पत्र पर होता था। ताड़ नाम का एक वृक्ष होता था, उसके जो पत्ते होते थे वो बहुत बड़े होते थे, तो ताड़ पत्रों पर लेखन का कार्य किया जाता था और उनको सुरक्षित भी रखा जाता था, सदियों तक वो ग्रंथ खराब नहीं होती थी। अच्छा, और सबसे पहले मैं अगर कागज की बात करूं, सबसे पहले कागज बनाया था अरबों ने। किसने बनाया? अरबों ने बनाया था कागज। उसके बाद अरबों से ये विधि सीखी चीनियों ने, चीन के लोग बनाने लगे, और चीन के लोगों ने तो रेशम से भी कागज बनाने की कला सीख ली। और ये जो कला है ये चलते चलते लगभग 11वीं शताब्दी में यूरोप में पहुंची थी। 11वीं शताब्दी में ये जो लेखन कला है ये कहां पहुंची थी? यूरोप, कागज वाली। ठीक है, लेकिन समस्या ये भी है कि इस समय तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। अब आपको मैंने पहले बताया था कि चर्च या पोप के द्वारा जो कुछ कहा जाता था वो सर्वसत्य होता था। उनके कहने का आधार क्या था? बाइबिल। लेकिन बाइबिल ऐसा तो है नहीं भी बहुत सारी मात्रा में लिखी गई हो, हर जगह उपलब्ध हो। तो बाइबिल कहाँ मिलती थी? किसी बड़े चर्च में मिलती थी, छोटे चर्चों में भी नहीं होती थी। बड़े चर्च में बाइबिल मिलती थी। उच्च वर्ग या धार्मिक वर्ग, यही लोग लेखन कला से परिचित थे। बाकियों को लेखन कला नहीं आती थी, पढ़ना नहीं आता था। तो जैसी बाइबिल की व्याख्या चर्च के अधिकारियों ने कर दी, उसी को आम जनता मानती थी। वो तो कह देते थे भी भाई ऐसा करना चाहिए, ये सब कुछ बाइबिल में लिखा हुआ है, और आम जनता को उन पर विश्वास करना पड़ता था। इसी दौरान लगभग समय की अगर मैं बात करूं तो 1450 ईस्वी के आसपास, यानी 1450। ठीक, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग, और इसने जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। हालांकि इतना कोई अपडेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होगी। इसी प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहले जो पुस्तक निकाली गई, 31 पंक्तियों की एक पुस्तक। इस पुस्तक में 31 पंक्तियां थी। इसका नाम क्या था? द इंडलजेंस ऑफ निकोलस पंचम। निकोलस पंचम। ठीक है, ये 31 लाइनों की पुस्तक भी निकाली गई, और उसके बाद इसमें थोड़े बहुत और सुधार किए जाते हैं। और जर्मनी से ये प्रिंटिंग प्रेस की विधि फ्रांस में पहुंची। फ्रांस के मेज शहर से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना यूरोप के अन्य देशों में भी हो जाती है। ठीक है, अब इस पुस्तक को निकाल दिया गया, और उसके बाद बाइबिल का भी इसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से
लिखी गई। 1477 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड का एक स्थान है वेस्ट मिनिस्टर, इंग्लैंड के वेस्ट मिनिस्टर, यहां पर भी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो जाती है। यानी ये कह सकते हो कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जितने भी बड़े बड़े नगर थे, बड़े बड़े राज्य थे, उन सभी में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ। और अब बाइबल का अनेक भाषाओं में भी अनुवाद हुआ, अनेक भाषाओं में उसको प्रिंट किया गया। और ये कह सकते हैं कि अब बाइबल मुख्य जगहों पर मिलना शुरू हो गई। पहले केवल और केवल बड़े चर्च में होती थी, लेकिन अब अगर आम व्यक्ति कोई पढ़ा हुआ है तो वो थोड़ी बहुत कोशिश करके पढ़ सकता था, किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाके या किसी स्थान पर जाके। और ऐसा करते करते धीरे धीरे बाइबल है वो पूरे यूरोप में फैल गई और वहां की स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। तो आम जनता जो है वो खुद बाइबल देख सकती थी और चर्च के झूठ को सरेआम पकड़ सकती थी। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि इतने समय तक ज्ञान पर जो विशिष्ट वर्ग के लोगों का अधिकार था, वो अधिकार भी यहां से छूट जाता है और अब ज्ञान सर्वत्र उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और एक व्यक्ति था विल ड्यूरा, व्यक्ति है विल ड्यूरा। और इसने एक स्टेटमेंट भी दी है कि लेखन कला के बाद इसने कहा था कि लेखन कला के बाद मुद्रण कला इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार, इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई थी? विल ड्यूरा ने ये कहा था। तो छापे खाने का आविष्कार या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होने से पुनर्जागरण पर क्या प्रभाव पड़ा या पुनर्जागरण के क्या कारण बने, तो आप देख सकते हो कि अब तक बाइबल को लेकर जो झूठ बोला जाता था वो झूठ अब समाप्त हो गया। जब समाप्त होगा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, वो खुद बाइबल का अध्ययन करके अपनी जीवन शैली अपना सकता है। तो एक परिवर्तन की लहर उत्पन्न होगी। तो तीसरा और प्रमुख जो अपने कारण कह सकते हैं वो ये था। चौथे अगर मैं कारण की बात करूं वो था कुबलई खां का दरबार। चौथे कारण की मैं यहां बात करता हूं। चौथा कारण क्या था? कुबलई खां का दरबार। 4 नंबर है कुबलई या कुबलाई भी बोलते हैं इसको, खां का दरबार, या कुछ पुस्तकों में विशाल मंगोल साम्राज्य भी लिखा हुआ है। विशाल मंगोल साम्राज्य। और ये कहां स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था, एक मिनट, एक तो बोर्ड पर मेरी जो लाइनें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अन्यथा में न लें। कहा था? तो ये वर्तमान जो आपका रूस है, रूस तथा चीन के क्षेत्र में। और मैं आपको मैप से भी इसके दरबार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, कहां था कैसे। ठीक है, ये देखो साफ दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके, पूरी की पूरी जो ब्लैक पट्टी आप देख रहे हो ये है द मंगोल एम्पायर, विशाल मंगोल साम्राज्य। और ये कहाँ है? अपने भारत के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये रहा अपना प्यारा सा भारत। ठीक है, ये नीचे कुछ इन्होंने मैप वगैरह दे दिए जिससे ये नीचे प्रायद्वीपीय भारत अपने नहीं देख सकते। बाकी ये देखो दिल्ली सल्तनत आपको अगर दिखाई दे रहा है तो दिल्ली सल्तनत। चलो ठीक है, और भारत के ऊपरी हिस्सों में जहां वर्तमान में रूस और ये इधर वाला चीन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। ठीक है,
वो थोड़ा सा यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो। ये देखो, ये है इटली, ठीक है, इटली है तो ये रोम नगर हो गया। रोम से पहले ये जो कुस्तुनतुनिया आपने देखा था, ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया इसमें कहाँ रह गया, ये विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित हुआ था, ठीक है। एक और भी मैं मैप लेके आया हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये विशाल मंगोल एम्पायर, मंगोलियन सल्तनत का है। बाद में हालांकि इसमें जब विभाजन हो गया था तो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी और एम्पायर स्थापित हुए थे वो है। ये यहाँ पूरा का पूरा भारत, ठीक है, ये कश्मीर और इसके ऊपरी हिस्सों में इसकी स्थिति क्या है। तो जो मंगोल साम्राज्य है, ये मंगोल साम्राज्य है, ये यूरोप यानी पश्चिमी देश तथा पूर्वी देशों के मध्य स्थित, पूर्वी देशों के मध्य स्थित, मध्य है तो जाहिर सी बात है कि इधर से यूरोप की विचारधारा आएगी, इधर से एशिया की आएगी, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यह पश्चिमी तथा पूर्वी देशों के मध्य स्थित था, पूर्वी देशों के मध्य स्थित था, जिसमें पूर्व तथा पश्चिम के, पूर्व तथा, लाइन ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है, पश्चिम, पूर्व तथा पश्चिम के विद्वान, व्यापारी, बौद्धिक वर्ग उपस्थित रहता था, उपस्थित रहता। आप समझ सकते हो, पूर्वी देशों से भी व्यापारी आए, बौद्धिक वर्ग आया, विद्वान आया, अपनी विचारधाराएं लेकर आया, अपने वहां पर जो संस्कृति है उसको लेकर आया, और इसी प्रकार से पश्चिमी देशों से भी आए। तो दोनों के बीच में जो मिलन स्थल था वो था कुबलाई खां का दरबार। और कुबलाई खां खुद भी इतना शानदार था कि ये यूरोपीय देशों से पोप को बुला लेता था, उनके दूत को बुला लेता था, या उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता था, उनकी अच्छी आवभगत करता था, उनके रहने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था देता था। तो इससे क्या है कि सभी विद्वान इसके दरबार में आते थे, और इसके दरबार में कोई डर भी नहीं था, सभी का विचार ये सुनता था, और इतना मिलन प्रिय इंसान था, जिससे क्या है कि इसका जो दरबार है वो एक प्रकार से, भारत की बात करूं तो बहुत भिक्षुओं से, ज्योतिष से भरा पड़ा होता था। इसी प्रकार से पश्चिम की संस्कृति का कोई अच्छी चीज है वो भी यहाँ भरी पड़ी होती थी। तो यहाँ से दोनों ही पूर्व और पश्चिम के देशों में व्यापारिक आदान प्रदान होता है, यहाँ से विचारों का भी आदान प्रदान होता है, और एक क्षेत्र की या एक देश की जो संस्कृति है उसके अच्छे बिंदु है वो दूसरे में ट्रांसफर होते थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि यूरोपियों ने मंगोलों से, चाहे वो कागज है, चाहे ज्योतिष है, चाहे मुद्रण है, कुतुबनुमा है, ये सारी चीजें इसी दरबार से सीखी। तो पुनः जागरण में ये बिंदु भी बहुत शानदार, ठीक है। इसके बाद 500 बिंदु में लेके आ रहा हूं, कारणों में ही है। 500 बिंदु क्या था, स्कोलिस्टिक विचारधारा, स्कोलिस्टिक विचारधारा, ये क्या थी, देखो स्कोलिस्टिक विचारधारा में आप ये मान के चलो, इस विचारधारा में क्या था, पहले तो इसके विद्वान कौन थे, तो दो नाम ध्यान रखना, एक तो है एबेलार्ड और एक है टॉम्स एक्विनाच।
और इस विचारधारा में और किनका योगदान था, तो ध्यान देना, एक तो इसमें अरस्तु का जो तर्कशास्त्र था वो था, और इसमें क्या था, अरस्तु का तर्कशास्त्र। अब चीजों को बड़ी आसान में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो, मध्यकालीन यूरोप में तर्कशास्त्र था ही नहीं, तर्क करने की ना तो किसी को समझ थी, ना ही वो तर्क कर सकते थे। लेकिन जब इतने विचारों का आदान प्रदान हुआ, पीछे अपने इतने कारण पढ़ के आए हैं कि पूर्वी देशों के साथ संपर्क हुआ, अरस्तु के तर्कशास्त्र के आधार पर यूरोप में भी चिंतन शक्ति विकसित हुई, और प्रत्येक जो बात है, चाहे वो धर्म के द्वारा, पोप के द्वारा की गई हो, चाहे चर्च के द्वारा की गई थी, उसको तर्क के माध्यम से पहले समझते थे और उसके बाद अपनाते थे। और इसका जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था इस विचारधारा का, ईसाई धर्म के लोगों को जगाना। इसका उद्देश्य क्या था, ईसाई धर्म के लोगों को जगाना। ठीक है, ये अरस्तु के तर्कशास्त्र पर आधारित स्कोलिस्टिक विचारधारा थी। तो ये अपने 5 कारण पढ़ चुके हैं। पुनर्जागरण के मुख्य 5 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पढ़ दिए थे धर्मयुद्ध, इसी प्रकार कुस्तुनतुनिया का पतन है, भौगोलिक खोजें हैं, कुबलाई खां का दरबार है, स्कोलिस्टिक विचारधारा है, या छापे खाने का आविष्कार है, कागज का प्रयोग है, ये सारी चीजें अपने पढ़ ली है। ये है पुनर्जागरण के प्रमुख कारण। ठीक है, अब अगला जो अपना बिंदु होगा वो होगा जर्मनी में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, शुरुआत जर्मनी से हुई थी, क्यों हुई थी। ठीक है, तो वो अपने बात करेंगे। अच्छा, एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि थोड़ा सा इस पेज पे आप देखो, जो लिखने की शैली है वो मैंने अभी दिमाग में थोड़ी सी आई थी कि अपने इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अपने बोर्ड पे लिख सकते हैं, लेकिन एक तो इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा खराब होता है, दूसरा इस पीपीटी को केवल आप समझने के लिए प्रयोग करें। ठीक है, वैसे आपको अगर लिखने हैं तो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में कंप्यूटर से टाइप किए हुए मिल रहे हैं, आप उन्हीं नोट से पढ़ें, उन्हीं नोट से आप लिखने का प्रयास करें। और बाकी अगर कुछ चीजें रह गई है, जैसे स्कोलिस्टिक विचारधारा को पांडित्यवाद भी कहा गया, क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं ये एक बुक से नहीं है, और इनको मैं थोड़ा ध्यान में इसलिए भी रखता हूं ताकि अपने, एक तो आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें कोई किसी प्रकार की कमी न रह जाए, दूसरा आप ये ना सोचें कि आगे बुक रख के चल रहे हैं। देखो, बुक इसलिए भी रखी है कि ये मैंने पूरी तरह से नई बुक तैयार की है, हालांकि मार्केट में देखो मैं नहीं उतार सकता, अभी मेरी इतनी पहुंच नहीं है, एक पहुंच होना भी जरूरी है। लेकिन अब आप ये भी देख लेना कि जब आप मेन एग्जाम दोगे फर्स्ट ग्रेड का, तब आप इन नोट्स से आंसर मिलान कर लेना, क्वेश्चन मिलान कर लेना, आप निराश नहीं होगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और थोड़ा सा आपसे एक ये भी मैं उम्मीद करता हूं, थोड़ा सा शेयर जरूर करें, क्योंकि प्राचीन काल में जो अर्थ था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म भी अपने कर रही है, अर्थ भी जरूरी है, काम और मोक्ष। ठीक है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे, हो सकता है कि, वैसे देखो मैं पढ़ाने में किसी प्रकार की कमी नहीं लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा होता ही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये जो कुबलाई खां का दरबार है, इसमें ये ध्यान रखना कि जो वेनिस का यात्री मार्को पोलो भारत आया था वो इसके दरबार में भी जा चुका, तो इस दरबार में मार्को पोलो भी उपस्थित था, मार्को पोलो। ठीक है, तो आज अपने कारण में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही लग गया। तो वैसे देखा जाए ना, तो ये जो प्रारंभ के टॉपिक है, चाहे धर्म सुधार आंदोलन हो, वाणिज्यवाद हो, औद्योगिक क्रांति हो, ये थोड़ी सी ऐसे बोरिंग से टॉपिक है, जिस वजह से अपने को थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में होता ही। कोई बात नहीं, आगे चलने दो। ठीक है, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, बस घबराने की कोई बात नहीं।